अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम डिस्काउंट के टॉपिक से बेसिकली इसको स्टार्ट करेंगे। डिस्काउंट से हम समझेंगे कि डिस्काउंट क्या है, किस तरह से इसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। तो बेसिकली जब भी किसी चीज की लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस में जो कमी, जो रिडक्शन, जो कंसेशन या जो रिबेट मिलता है उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। उस रिडक्शन को, उस कमी को हम डिस्काउंट बोलते हैं। लेट्स से हमारे पास एक प्रोडक्ट है, उसकी लिस्ट प्राइस 1000 रुपीज है और उसमें से हमें 100 रुपीज का जो है वो डिस्काउंट मिल जाता है। अब हमें इसको 900 पे करने हैं, तो ये जो 100 रुपीज की कमी हुई है, जो रिडक्शन हुई है, उसको हम डिस्काउंट बोलेंगे। अकाउंटिंग में ये डिस्काउंट बच्चे दो तरह का हो सकता है, या तो इसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे या इसको हम कैश डिस्काउंट बोलेंगे। तो पहले हम डिस्काउंट को डिफाइन कर लेते हैं कि डिस्काउंट क्या है। तो when customers are allowed, जब कस्टमर्स को इस बात की इजाजत दी जाती है, कंसेशन रिबेट, मतलब उनको हम रिबेट, कमी, कंसेशन, खसूसी डिस्काउंट देते हैं इन दी प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उन गुड्स या सर्विसेज की प्राइस में जिन्हें वो बाय कर रहे हैं, फ्रॉम अमाउंट पेएबल, यानी कि ये डिस्काउंट उसको उस अमाउंट पे दिया जाएगा जो उसने हमें पे करनी है। तो अगर उसने 1000 पे करना है, हम उसको 100 रुपीज की कमी दे रहे हैं, तो वो उसके लिए डिस्काउंट कहलाएगा। डिस्काउंट में दो तरह का हो सकता है, या तो उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं या उसको हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। हम एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या फर्क है। लेट्स से हमारे पास एक प्रोडक्ट है, उसकी लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस 1000 रुपीज है। अब हमें बार्गेनिंग करने से या बल्क में क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी में चीजें परचेज करने की वजह से 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाता है और हमने यहाँ पर 900 पे करने हैं। तो ये जो 100 रुपीज का यहाँ डिस्काउंट बचा हमें मिला है, ये हमारे लिए ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। तो मतलब वो डिस्काउंट जो बार्गेनिंग की वजह से या बल्क में चीजें परचेज करने की वजह से मिले, उसे हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। अब हमें ये जो 900 है, ये भी बाद में पे करना है, मतलब इसकी पेमेंट भी बाद में करनी है, अभी नहीं करनी। लेट्स से हमारे दरमियान डिसाइड होता है 2 मंथ्स, तो अब हमने 2 मंथ्स बाद पेमेंट करनी है उसको। तो अगर हम 1 महीने बाद उसकी पेमेंट कर देते हैं, तो लेट्स से हमें अर्ली पेमेंट की वजह से 50 रुपीज का मजीद कुछ, तो अब ये जो 50 रुपीज का डिस्काउंट हमें मजीद मिला है, ये हमें अर्ली पेमेंट करने की वजह से मिला है, जल्दी पेमेंट करने की वजह से मिला है। तो इस डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट बोलेंगे। तो बेसिकली क्या फर्क है दोनों में? वो डिस्काउंट जो बार्गेनिंग की वजह से मिले या बल्क में चीजें परचेज करने की वजह से मिले, उसे हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, और वो डिस्काउंट जो अर्ली पेमेंट करने की वजह से मिले, उसे हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। तो इनको हम डिफाइन कर लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? इट इज अ कंसेशन, ये वो कंसेशन है अलाउड टू कस्टमर, जो कस्टमर्स को दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ आइदर क्वांटिटी, या तो क्वांटिटी की वजह से, और वैल्यू ऑफ सेल, या सेल की अमाउंट की वजह से जो डिस्काउंट मिलता है, उसे हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। आगे नोट लिखा हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आपने याद रखना है कि जर्नल में, यानी अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करते वक्त हम ट्रेड डिस्काउंट को इग्नोर कर देते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जाती। नेक्स्ट है हमारे पास कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या है? इट इज अ कंसेशन, ये डिस्काउंट या वो कंसेशन है अलाउड टू कस्टमर, जो कस्टमर्स को दी जाती है फॉर मेकिंग बिफोर टाइम पेमेंट, ताकि वो जल्दी पेमेंट कर सके। तो जैसे हमने यहां पर पढ़ा कि 2 महीने बाद 900 पे करने थे, तो उसने 1 महीने बाद पे कर दिए हैं, तो उसको 1 महीने की वजह से जो अर्ली पेमेंट की है 50 रुपीज का मजीद डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये जो 50 रुपीज है, ये यहां पर कैश डिस्काउंट कहलाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा बैड डेट्स है। अब हम बैड डेट्स को डिस्कस करते हैं। बैड डेट्स का ताल्लुक बेसिकली जो है वो सेल के साथ होता है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चे कि सेल 2 टाइप्स की होती है, या तो कैश सेल होती है या वो क्रेडिट सेल होती है। कैश सेल का मतलब है कि हमने चीजें सेल करके पेमेंट फौरी रिसीव कर ली है। लेकिन अगर हम गुड्स को सेल करके पेमेंट फौरी रिसीव ना करें, बल्कि फ्यूचर में किसी वक्त पर करें, तो उस पर्सन को हम डेटर बोलते हैं। डेटर्स को रिसीवेबल्स भी कहा जाता है, वो लोग जिनसे फ्यूचर में पेमेंट रिसीव करनी है। तो बच्चे अब वो बंदा जिससे हमने पेमेंट रिसीव करनी है, वो किसी वजह से भाग जाए, या उसकी डेथ हो जाए, या वो इंसॉल्वेंट हो जाए, तो हमारी पेमेंट तो डूब जाएगी। तो इसका मतलब है वो अमाउंट हमारे लिए अकाउंटिंग में, बिजनेस में बैड डेट बन गई है, तो उसको हम बैड डेट्स के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं बैड डेट्स को। बैड डेट्स इज द अमाउंट, ये बेसिकली वो अमाउंट है which becomes irrecoverable, जो रिकवर किसी सूरत नहीं होगी from debtors, debtors से। It may be due to death, या तो ये डेथ की वजह से हो सकती है,
और इंसॉल्वेंसी या ये इंसॉल्वेंसी की वजह से हो सकती है। अब एक वर्ड यहां पर निकल के हमारे पास आया इंसॉल्वेंसी, तो इंसॉल्वेंसी को डिफाइन कर लेते हैं। बेसिकली इंसॉल्वेंसी का मतलब ये है कि जब कोई पर्सन अपनी अमाउंट पे ना कर सके उस प्रोसेस को इंसॉल्वेंसी कहते हैं और उस पर्सन को इंसॉल्वेंट पर्सन कहते हैं। तो इंसॉल्वेंट या इंसॉल्वेंसी क्या चीज है? इट इज अ पर्सन, ये वो पर्सन है हु इज नॉट इन अ पोजीशन, जो इस पोजीशन में ही नहीं है टू पे हिज डेट्स, कि वो अपने डेट्स पे कर सके। इसका मतलब है उसकी लायबिलिटीज ज्यादा है उसके एसेट से, तो ये इसका फॉर्मूला भी बन सकता है, लायबिलिटीज आर ग्रेटर देन एसेट्स, तो इसको हम इंसॉल्वेंसी या इंसॉल्वेंट पर्सन बोलते हैं। इसके ऑपोजिट ही होगा सॉल्वेंट या सॉल्वेंसी, यानी कि वो पर्सन जो अपनी अमाउंट को ड्यू टाइम पर पे कर सके। तो इट इज अ पर्सन, ये वो पर्सन है हु इज इन पोजीशन, जो इस पोजीशन में है टू पे हिज डेट्स ऑन टाइम, कि वो अपने डेट्स को वक्त पर पूरा कर सके, पे कर सके। तो इसका मतलब है उसके एसेट्स उसकी लायबिलिटीज से ज्यादा है, तो एसेट्स आर ग्रेटर देन लायबिलिटीज, तो ये बच्चे सॉल्वेंट या सॉल्वेंसी का फॉर्मूला बन सकता है। मतलब अगर उसके एसेट्स 100 रुपीस के हैं, उसके लायबिलिटीज 40 रुपीस की हैं, तो 100 में से अगर 40 रुपीस पे भी कर देगा तो फिर भी उसके पास 60 रुपीस बाकी होंगे कि वो अपने बिजनेस को रन कर सके। तो ये बेसिकली बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट है। तो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंटिटी है। एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन, इदारे को बेसिकली एंटिटी बोला जाता है। तो एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक ऐसा यूनिट जो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा हो। तो हमारा जो बिजनेस होता है ये हमारे लिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कि प्रॉफिट अर्निंग के लिए की जाती है। तो अगर हम एंटिटी को डिफाइन करें तो इट मींस, इसका मतलब है एन इकोनॉमिक यूनिट, एक ऐसा यूनिट, ग्रुप ऑफ पीपल विच परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को टाइमली प्रॉफिट अर्निंग के पर्पस के लिए परफॉर्म करता रहता है। तो दुनिया में कोई भी जो एंटिटी है वो मैक्सिमम 3 तरह की हो सकती है। तो बेसिकली एंटिटी की 3 टाइप्स हमारे पास हो सकती हैं। या तो वो सोल ट्रेडरशिप बिजनेस कहलाएगा, इसको सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहा जाता है, या वो पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा, या उसको हम कंपनी बिजनेस बोलते हैं। तो बेसिकली जो भी हमारे पास एंटिटी है वो मैक्सिमम 3 तरह की हो सकती है। या तो उसको हम सोल ट्रेडरशिप बोलेंगे, या उसको पार्टनरशिप बोलेंगे, या उसको हम कंपनी बोलेंगे। तो सोल ट्रेडरशिप का मतलब है एक अकेला पर्सन जो कारोबार कर रहा होता है बच्चे, उसको हम सोल ट्रेडरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप जैसे कि नाम से जाहिर है, इसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर किसी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे होते हैं। और कंपनी का मतलब है जिसमें हजारों लाखों लोग मिलकर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो उस बिजनेस को हम कंपनी बिजनेस बोलते हैं। तो ये ओवरऑल एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास डेप्रिसिएशन का है। डेप्रिसिएशन वर्ड डेप्रिसिएट से निकला है और डेप्रिसिएट का मतलब होता है कम हो जाना, रिड्यूस हो जाना। तो बेसिकली डेप्रिसिएशन क्या है कि जब भी किसी फिक्स एसेट को हम यूज करते हैं या उसको वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी वैल्यू में, उसकी अमाउंट में जो कमी आती जाती है, उस कमी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे, हमने अगर एक बाइक परचेज की है 1 लाख रुपए की, उसको हम अगर 2 हफ्ते इस्तेमाल करेंगे, 1 महीना इस्तेमाल करेंगे, तो इस्तेमाल करने से अगर हम दोबारा उसको रीसेल करेंगे तो क्या हमें 1 लाख रुपए मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब लेट्स से हमें 90,000 की वो दोबारा से रीसेल हो जाती है हमारी बाइक, तो जो 10,000 है वो कहां गया? तो बच्चे उस 10,000 को अकाउंटिंग में हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं कि 10,000 से बाइक की जो वैल्यू है वो डेप्रिसिएट कर गई है, तो इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी होना ड्यू टू यूजेज, या तो इस्तेमाल करने की वजह से, और इफ्लक्स ऑफ टाइम, या वक्त गुजरने की वजह से। तो ये भी एक बड़ी रीजन है डेप्रिसिएशन की कि जब वक्त गुजरता है तो उसके साथ साथ किसी एसेट की वैल्यू भी कम होती रहती है, तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, और वो क्या है? कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट की 5 लाख रुपए है। स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है जब एसेट बिल्कुल यूजलेस हो जाता है तो उसको हम बेच देते हैं, तो जो भी थोड़ी बहुत अमाउंट रिकवर होती है उसको हम स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। तो लेट्स से वो 10,000 है और उसकी लाइफ जो है वो 10 इयर्स है, 10 साल तक वो एसेट चलेगा हमारे पास। तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास वो उसकी एनुअल डेप्रिसिएशन होगी, कि मतलब 1 साल की उस एसेट पर इतनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट लाजमी होनी चाहिए।